मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन एक नवीन विषय है। अगर हम बात कहें तो अभी जो इसकी यात्रा है लगभग 130 वर्ष के आसपास की है, जहां से इसे एक व्यवस्थित विषय के रूप में इसका अध्ययन और अध्यापन आरंभ हुआ है। यद्यपि लोक प्रशासन शब्द काफी पुराना है और विभिन्न समयों, परिस्थितियों या हम कहें जब से सभ्यताओं का आरंभ रहा है तभी से इस शब्द का प्रयोग होता रहा है, यह चलन में रहा है। प्लेटो के रिपब्लिक में जो दार्शनिक राजा का अवधारणा है उस पर जिस बात पर बल दिया गया है उसमें भी एक बेहतर प्रशासन की बात की गई है। उसी के साथ जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में भी व्यापक रूप से जो लोक प्रशासन है उस पर चर्चा की गई है। मध्यकाल में अगर हम देखें तो जो मैकियावेली की जो रचना है, द प्रिंस रचना है उनके द्वारा की गई, उसमें भी किस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए जिसमें लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास संभव हो सके, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होती रही है। परंतु अगर विषय के रूप में बात करें, एक डिसिप्लिन के रूप में बात करें, तो लोक प्रशासन का जो उदय है और विकास है वह है 19वीं सदी के अंतिम समय की बात है, जब 1887 में जो वुड्रो विल्सन है उनके द्वारा जो प्रथम बार एक लेख लिखा जाता है, वहां से इसकी यात्रा आरंभ होती है। यह जो यात्रा है या जो लेख है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में प्रकाशित हुआ था, जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली एक पत्रिका थी, उसमें जो यह प्रकाशित हुआ था, वहां से लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में इसका उद्भव माना जाता है। यहाँ पर यह वह समय है जब अमेरिकी समाज विभिन्न प्रकार की या प्रशासन की शिथिलताओं के दौर से गुजर रहा है और वहीं पर ही जो प्रशासन में की जो कमियां हैं या भ्रष्टाचार है वो उभर कर सामने आ रही थी। तो यह महसूस किया जा रहा था उस समय पर कि उन परिस्थितियों को किस प्रकार से उनको हैंडल किया जाए या किस प्रकार का एक प्रशासन हो जो कि उन सारी समस्याओं को दूर करते हुए एक बेहतर प्रशासन जनता को प्रदान कर सके। उन्हें सारी दृष्टिकोण को देखते हुए जो विषय के रूप में उस समय पर विषय पढ़ाया जाता था या जिसका अध्ययन, अध्यापन और शोध किए जाते थे, वह राजनीतिक विज्ञान के रूप में प्रचलित था। जो यह विषय था वह अपनी अध्ययन पद्धतियों के आधार पर, अपने विषय के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर व्यापकता लिए हुए था, जिसके अंतर्गत ही नीतियों के क्रियान्वयन का भी अध्ययन किया जाता था। नीतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके साथ नीतियां क्रियान्वित कैसे होती हैं, इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के तहत किया जाता था। तो यहाँ पर जो वुड्रो विल्सन के द्वारा जिस बात को महसूस किया गया वह था कि प्रशासन को राजनीति से अलग होना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न था वह था राजनीति एवं प्रशासन का द्विभाजन। यह जो द्विभाजन है वही उस चीज पर बल देता है कि लोक प्रशासन का अध्ययन एक सेपरेट विषय के रूप में होना चाहिए, एक अलग विषय के रूप में अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि नीतियां का क्रियान्वयन जितना महत्वपूर्ण है उससे भी महत्वपूर्ण उनका लागू किया जाना है, कि अर्थात किस प्रकार से नीतियों को लागू किया जाएगा। उनके द्वारा जो बात यह को अपने स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि किसी भी देश के संविधान को बनाना तो निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से उसे लागू किया जाए वह और भी बड़ी बात है, क्योंकि लागू करने के ऊपर ही उस नीति की या उस संविधान की सफलता निर्भर करती है। क्योंकि जहां पर
राजनीति कुछ उद्देश्यों को लेकर चलती है, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। यह प्रशासन उन लक्ष्यों की प्राप्ति में एक सहायक बनता है या उनका एक साधन बनता है कि उन राजनीति के लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो यही लोक प्रशासन का एक वह दौर है जहां पर उस लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि इसको अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन, अध्यापन और शोध इसमें किए जाने चाहिए। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए जो 1900 में फ्रैंक गुडनाव के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह पुस्तक भी इस क्षेत्र में वुड्रो विल्सन की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाती है कि राजनीति एवं लोक प्रशासन का जो द्विभाजन है या अलग अलग विषय के रूप में जो इसे देखना है उस पर भी ये उस चीज को आगे बढ़ाती है। इसी के साथ जो उसके पश्चात इस पर जो विभिन्न मत आते हैं या विभिन्न शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, विभिन्न पुस्तकें लिखी जाती हैं, उस पर भी ये इस दौर में इसी बात पर बल दिया जाता रहा है। और इसका जो अगर हम कहें कि लोक प्रशासन के विकास की यात्रा को अगर कुछ कालों में हम विभाजित कर ले तो इसको हम प्रथम काल कह सकते हैं कि जो 1887 से आरंभ होता है। तो इस काल में जो प्रमुख रूप से बल दिया जा रहा था वह बल था कि किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ है। इसी में जो प्रथम काल है, प्रथम काल में लोक प्रशासन का उद्भव हुआ और उसका जो प्रमुख विशेषता है इस काल की कि द्विभाजन पर बल देता है, उसी को विभिन्न विद्वानों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। एल.डी. वाइट की जो पुस्तक है वो इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1926 में यह प्रकाशित हुई है और जो इस बात पर बल देती है कि जो डाइकोटॉमी है पॉलिटिकल के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, यह उस पर बल देती है। अर्थात कि इस पुस्तक को अगर लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पुस्तक के रूप में भी मान्यता प्रदान की जाती है, क्योंकि ये लोक प्रशासन के ह्यूमन एस्पेक्ट को, जो उसका मानवीय पक्ष है, उस मानवीय पक्ष को भी ऊपर लेकर उभारती है या ऊपर लेकर आती है। अगर इस विकास की यात्रा की हम बात करें तो इसका जो दूसरा फेज है, उस फेज की अगर हम देखें तो यह वह काल है जब लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का के ऊपर लिखा जाता है या उनको मान्यता प्रदान होती है। पहले काल में जहां यह एक विषय के रूप में उभर कर सामने आया, वह राजनीति विज्ञान से अलग उसको लोक प्रशासन के रूप में मान्यता मिली। वहीं इस काल में लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत उभर कर सामने आए, क्योंकि किसी भी विषय को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका अध्ययन, अध्यापन करने के लिए, सिद्धांत निर्माण के लिए कुछ ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता होती है जो उस विषय के लिए आवश्यक होते हैं। तो यह जो दूसरा काल है 27 से 37 का, यह वही काल है जहां पर लोकतंत्र में, लोक प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण हुआ है या उनके जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। और इसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में इस काल को एक गोल्डन पीरियड के नाम से, सुनहरे काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिन्होंने कि विषय को आगे बढ़ाने के लिए, यद्यपि यह काल केवल एक मात्र दशक का है, लेकिन विषय को आगे बढ़ाने के लिए विद्वानों के द्वारा जो इस दिशा में कार्य किए गए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो W.L. विलोबी की जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि इसके शीर्षक से ही बहुत स्पष्ट हो जाता है कि यह जो शीर्षक है ये लोक प्रशासन के सिद्धांतों के ऊपर बात कर रहा है, या इस पुस्तक में मुख्य रूप से सिद्धांतों के ऊपर बल दिया गया है। तो इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी में जो उन्होंने बल दिया कि किस तरीके से जो लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं उन्हें कैसे बनाया जाए, किस तरीके से इनको लागू किया जाना चाहिए जिससे कि लोक प्रशासन में सुधार लाया जा सके।
अर्थात लोक प्रशासन को और अधिक उसमें सुधार लाते हुए उसे प्रभावी बनाया जाए, यहाँ पर इस पर प्रकाश डाला गया था। इसी के साथ साथ जो इसी काल में बहुत सारे इस तरीके के जो यंग स्कॉलर्स थे, विशेषकर जो इस काल का महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस समय में जहां पर जो विषय के वरिष्ठ विद्वान थे वो तो जुड़े हुए ही थे, परंतु एक नई जनरेशन जो विषय को आगे ले जाने के लिए तत्पर दिखलाई देती थी, उससे जुड़ती जा रही थी। तो अर्थात इसमें अनुभवी लोगों के साथ साथ जो लोक प्रशासन के अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई नई पीढ़ी थी, उसका आना भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ में जो पुस्तकों का प्रकाशन इस काल में हुआ है, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, मूने और रेले के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखी गई, इसमें हेनरी फेयोल के द्वारा जो इंडस्ट्रियल एंड जर्नल मैनेजमेंट की पुस्तक लिखी गई थी, ये सभी वो काल हैं जिन्होंने कि इसको और महत्वपूर्ण बना दिया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसमें भी विस्तार हो रहा था, और इसी के साथ जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो सक्रियता थी उसको भी इस समय में देखा जा सकता था। अर्थात इस समय में जो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है उसका दौर ये दिखलाई देता है। इसी के लोक प्रशासन के हम अगर अगले कदम की तरफ बढ़े या विकास की यात्रा को हम अगले कदम पर देखें, तो जो इसका तीसरा काल विद्वानों के द्वारा विभाजित किया गया है, 38 से 46 तक का जो काल है, वह लोक प्रशासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, या प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनके लिए चुनौती का काल है। चुनौती का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पूर्व जो लोक प्रशासन के सिद्धांत बने थे, इस काल में उन सिद्धांतों को चुनौती दी गई थी। अर्थात उन चुनौतियों देने का अर्थ था कि जो अब तक लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य किया गया था, उसमें जो जिन चीजों पर बल दिया गया था, उसमें उस काल की सिद्धांतों को अब इस समय में विचारकों के द्वारा हम कहें कि अस्वीकार किया जा रहा था। इसमें जो 1938 में जो पुस्तक प्रकाशित होती है चेस्टर बर्नार्ड की, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो उन्होंने कहा, उन्होंने लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उन्होंने यह कहकर कि ये सिद्धांत मुहावरों से कम नहीं है, उन्होंने यह इनको कहकर लोक प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ये सिद्धांत हैं ये लोक प्रशासन को जो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने पर बल देते हैं, उसका इसमें अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार से जो हर्बर्ट साइमन है, उन्होंने भी उन्हें प्रोवर्ब्स कहते हुए जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में अब तक विकास हुआ था उसको झूठा विश्वास कहकर अस्वीकार कर दिया, और इसी के साथ साथ जो उन्होंने अपनी अनुभाविक अध्ययनों के आधार पर जिन चीजों पर बल दिया उसमें महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने मानवीय पक्ष पर दिया। इसी के साथ जो रॉबर्ट डहल का इस समय का जो कार्य है, उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि हमें लोक प्रशासन में ये जो सिद्धांत है इनके साथ हमें उसके मानवीय पक्ष को देखना चाहिए कि किस प्रकार से उन मानवीय पक्ष को देखते हुए विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात यह जो काल है जिसमें हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल, ये जो विद्वान हैं, और चेस्टर बर्नार्ड की जो पुस्तक विशेषकर है, उन्होंने इस समय में जिन चीजों पर बल दिया, उन्होंने जो पूर्व के सिद्धांत थे उन्हें अस्वीकार करते हुए एक लोक प्रशासन के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर दी थी कि यह चुनौतियों का काल है कि जिसमें जो सिद्धांत है वहां पर पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी गई जो स्थापित किए गए थे विद्वानों के द्वारा, और जो नया स्वरूप था वह अभी बिल्कुल अस्पष्ट था। पुरानों को अस्वीकार्यता, नया रूप का अस्पष्ट होना, अर्थात यह वह समय आरंभ होता है जहां पर कि लोक प्रशासन के समक्ष जो है पहचान का संकट है, असमंजस्य का काल है। किसी भी विषय के लिए और लोक प्रशासन के लिए भी जब इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से उस विषय को जो अभी
अपने अगर हम कहें तो शैशव अवस्था से उस समय पर गुजर रहा था, जहां पर उसके विषय के रूप में स्थापना, जो परिभाषाएं हैं उन पर एकमत होना, इसी के साथ साथ उनके सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था। वहीं पर इस प्रकार की चुनौतियां विषय के रूप के समक्ष आना निश्चित रूप से लोक प्रशासन के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा था। इसी में जो इस काल का जो है समय है, जो क्राइसिस का है, उसको इस समय में महत्वपूर्ण रहा। यद्यपि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र था वह विस्तृत होता जा रहा था, परंतु चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थी। अमेरिकी समाज के द्वारा लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए बल दिया जा रहा था कि लोक प्रशासन को किस प्रकार से अध्ययन और अध्यापन के रूप में इसे आगे बढ़ाया जाए, यह महत्वपूर्ण होता जा रहा था। ये एक ऐसा भी काल था कि जहां पर बहुत सारे नवोदित राष्ट्र हम कहें कि जो औपनिवेशिक विरासत थी उससे मुक्त हो रहे थे और स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ रहे थे, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आ रहे थे, जिनके समक्ष जो समस्याएं थी वह जो विकसित राष्ट्र थे उनकी समस्याओं से वो भिन्न समस्याएं थी। उनके सामने जो समस्या थी वह थी कि जो वहाँ का समाज है वो भिन्न प्रकार का है, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना करना, लोगों का विकास करना, बेहतर शासन उपलब्ध कराना उनके लिए चुनौतीपूर्ण काम था। तो जो ये समाज, इस प्रकार का समाज और उसमें के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अब इस लोक प्रशासन के अंतर्गत इस प्रकार के अध्ययन किए जाएं जिनको की और व्यवहारिक बनाया जा सके, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन किए जाएं। ये तुलनात्मक अध्ययन जो अभी तक केवल विकसित देशों तक ही सीमित रहे थे, उनमें अब विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं उनका जो प्रशासन है उस पर भी बल दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो ये काल आरंभ होता है 1971 के पश्चात से, अगर हम 90 तक का काल कहें तो यह भी एक काल है जहां पर विषय को और अधिक अंत अनुशासनात्मक बनाने पर बल दिया जा रहा था कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन है उन पर बल दिया जाए, क्योंकि लोक प्रशासन जिस समाज में कार्य करता है उस समाज में वहां पर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं, जो उस समाज का पर्यावरण होता है वो उसको प्रभावित करता है। तो अगर लोक प्रशासन को समझना है तो उन संदर्भों में समझना होगा जिन संदर्भों में यह कार्य करता है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा था कि लोक प्रशासन वैक्यूम में काम नहीं करता, ये एक समाज में कार्य करता है। तो सामाजिक संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए ही लोक प्रशासन का अध्ययन और अध्यापन किया जाना चाहिए, इस पर बल दिया जा रहा था। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रथम काल था लोक प्रशासन के उदय का, जहां पर की जो महत्वपूर्ण चीज थी पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी थी, उसको अब कम महत्वपूर्ण मानते हुए इस बात पर बल दिया गया कि जो लोक प्रशासन है किस प्रकार से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। यही वह काल है कि जहां पर नवीन लोक प्रशासन का उदय होता है। पुराने सिद्धांत स्पष्ट हैं और नए सिद्धांत बने नहीं थे। पुराने सिद्धांत जो थे वो वर्तमान संदर्भों में या तत्कालीन संदर्भों में हम कहें वो कम उपयुक्त साबित हो रहे थे, और नए जो सिद्धांत थे वो अभी संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे थे। अर्थात लोक प्रशासन धीरे धीरे नवीन लोक प्रशासन की तरफ बढ़ रहा था। इन्हीं नवीन लोक प्रशासन के तहत जहां पर जो विषय के वरिष्ठ विद्वान थे और उन्हीं के साथ जो नई जनरेशन थी उनके द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा था कि इन समस्याओं को, जो समाज में समस्या है, उनको दूर करने के लिए किस प्रकार का प्रशासन उपलब्ध कराया जाए। जो नवीन लोक प्रशासन है जहां पर कि मूल्यों के ऊपर, सामाजिक समता के ऊपर, सारगर्भिता के ऊपर जो विशेष बल दिया जा रहा था कि अर्थात लोक प्रशासन को इन सभी को कंसीडर करते हुए यह महत्वपूर्ण किया जाए कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान
किस प्रकार से किया जाए, अर्थात उन परिस्थितियों में किस प्रकार के लोक प्रशासन की व्यवस्था की जाए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आ रहा था, नवीन लोक प्रबंध, जिसमें कि 3E पर बल दिया जा रहा था, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और उसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस, दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशालीता। अर्थात प्रशासन इस प्रकार का हो, उसमें दक्षता हो और उसी के साथ साथ प्रभावकारिता हो और मितव्ययता भी होनी चाहिए, जिससे कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेहतर तरीके से प्रयोग करते हुए इस बात पर बल दिया जाए कि लोक प्रशासन किस तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इसी काल में जो अगर हम कहें, जो पिछले काल में जो शुरुआत हो चुकी थी नवीन लोक प्रशासन की, जहां पर हनी प्रतिवेदन आया था, उसी के पश्चात फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई और उसी के पश्चात जो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के कंटिन्यूएशन में इसी काल में भी मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई और उसको आगे बढ़ाया गया विषय के रूप में। फ्रैंक मैरिनी की जो पुस्तक है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में, और इसी के साथ जो ड्वाइट वॉल्डो की पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, अर्थात यह वह काल है जहां पर इन दोनों पुस्तकों ने लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, विषय है, उसको नवीन रूप में परिभाषित कर दिया और लोक प्रशासन को अब नवीन लोक प्रशासन के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया था। ये बहुत कुछ हद तक अब नवीन लोक प्रशासन के ऊपर बल दिया जाने लगा था और इसी दिशा में नए नए प्रयोग हो रहे थे। जो मैरिनो की पुस्तक है उसमें जो मिन्नो ब्रुक में जो भी प्रपोजल्स या शोध पत्र रखे गए थे, पढ़े गए थे, उनको प्रकाशित करते हुए, और ड्वाइट वॉल्डो ने भी इस काल में जो अपनी पुस्तक है उस समय पर जो उन्होंने प्रकाशित की थी, उसके माध्यम से नवीन लोक प्रशासन को और सशक्त बनाकर तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने के लिए और एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए इस बात पर अपनी पुस्तकों के माध्यम से बल दिया था। इसके पश्चात का जो काल है वह है जहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमें परिवर्तन देखा जा सकता है। यह परिवर्तन था एलपीजी के माध्यम से, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभर रही थी, जहां पर कि लिबरलाइजेशन का दौर था, ग्लोबलाइजेशन का दौर था, प्राइवेटाइजेशन का दौर था। देशों के मध्य की जो सीमाएं थी वो शिथिल हो रही थी और आवागमन, वस्तुओं का आवागमन और व्यक्तियों का आवागमन जहां सरल हो रहा था, वहीं निजीकरण का दौर चल रहा था। उसी निजीकरण के दौर ने जहां पर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था, वहीं आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ रहा था। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्थाएं और आर्थिक व्यवस्थाएं भी परिवर्तित हो रही थी। यह जो परिवर्तन था उसको स्पष्ट रूप से उसका प्रभाव लोक प्रशासन के ऊपर भी देखा जा सकता था कि जो यह लोक प्रशासन है यह अब केवल परंपरागत दायरों तक सीमित ना होकर अब जो नवीन चुनौतियां लोक प्रशासन के समक्ष आ रही थी उनको किस प्रकार से ये देखे, किस प्रकार से उन आने वाली चुनौतियों को लेकर चले। तो इस समय पर जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रही थी, अर्थात अधिक से अधिक देशों के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जा रहा था। इसी के साथ साथ विकेंद्रीकरण की प्रणाली पर और ज्यादा बल दिया जा रहा था कि जो व्यवस्थाएं हैं वह विकेंद्रीकृत होनी चाहिए और जो विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएं होंगी तो जो सदशासन का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकेगा। इसी के साथ जो विकासशील देश थे उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इस काल में जहां पर एलपीजी के द्वारा परिवर्तन आया, नवीन पद्धतियों को अपनाया गया, लोकतांत्रिक पद्धति का और हम कहें कि और अधिक यह पल्लवित हो रही थी, वहीं विकासशील देशों की जो परिस्थितियां थी उनमें भी परिवर्तन आ रहा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत इन देशों में होती जा रही थी। तो यह जो परिवर्तन है, यह जो
जो काल है वहां पर लोक प्रशासन की जो भूमिका है वह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जहां पर प्रारंभ में लोक प्रशासन केवल नियामक कार्यों को ही करता है, जो पुलिस स्टेट है जो केवल हम कहें सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित है, राज्यों की जो नियामक नीतियां हैं उनको लागू करने तक सीमित है, परंतु इस समय में जहां पर की परिस्थितियां परिवर्तित हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा साकार रूप ले रही है, तो वहां पर लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वह भी विस्तृत और हम कहें व्यापक होता जा रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो लोक प्रशासन पर बल दिया जा रहा है, जिसे कि जो एक विद्वान है भारतीय विद्वान मोहित भट्टाचार्य जी, उनके द्वारा भी जो 3E पर बल दिया गया, वही इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी पर, कि इनको वर्तमान में लागू किए जाने की आवश्यकता है। अर्थात जो वर्तमान समय की आवश्यकता है उनको देखते हुए लोक प्रशासन के क्षेत्र को किस प्रकार से हम और हम कहें सारगर्भित बना सकते हैं, एक विषय के रूप में और परिपक्व बना सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में आज हमारे समक्ष है, यह विषय के रूप में एक नवीन विषय है। अभी भी हम कहें और विषयों की तुलना में इसकी जो यात्रा है लगभग 130 वर्षों की है, जो 1887 से आरंभ होकर वर्तमान में तक चलता आ रहा है। बहुत बीच बीच में इसमें उतार और चढ़ाव आए हैं, अर्थात जो प्रशासन का क्षेत्र है जैसे जैसे परिवर्तित हुआ, लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी प्रकार से परिवर्तित होता रहा। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है जहां पर कि यह अब और अधिक हम कहें कि महत्वपूर्ण होता जा रहा है, सरकार की सारी अवधारणाएं इस लोक प्रशासन के चारों तरफ ही हमें घूमती दिखाई देती हैं। और दूसरे शब्दों में कहें कि सरकार की नीतियों की सफलता लोक प्रशासन की इफेक्टिवनेस पर निर्भर करती है, तो यह बिल्कुल सही है। और इसलिए लोक प्रशासन आज एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, अध्ययन, अध्यापन और शोध के क्षेत्र में नए नए रूपों में आ रहा है और इसका क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। धन्यवाद।